देखिए बस्तर टॉकीज़ में आप हमेशा देखते हैं कि बस्तर में हमेशा हर जगह कहीं आंदोलन चल रहा है, कहीं मुठभेड़ चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। लेकिन इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ बुद्धिजीवी रहते हैं, सभी के जहन में छत्तीसगढ़ को लेकर एक चिंता है, और वो चिंता है हसदेव को लेकर। और हसदेव क्या है, मुझे लगा कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हसदेव का मसला क्या है। तो आज इस पूरे मसले को समझते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। मेरे जो दर्शक हैं लगातार मुझे इतना प्रेशर डाल रहे थे कि सर आप हसदेव जाइए, हसदेव जाइए, हसदेव जाइए। तो भैया लो, मैं हसदेव आ गया हूँ। आप देखें मेरे पीछे हसदेव का ये आंदोलन चल रहा है और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब आप जो है कम से कम निश्चिंत होकर वीडियो देखिए और समझिए कि हसदेव है क्या। अब हसदेव को सबसे पहले मैं आपकी अलग अलग तस्वीरें तो दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको हसदेव को समझा दूं, ये सोच रहा था। तो हसदेव को समझाने और समझने के लिए, क्योंकि ये मेरे से भी ऊपर से निकल रहा है, मेरे सिर से भी। आलोक शुक्ला जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हसदेव में लगातार एक्टिव हैं और इसे जितना बारीकी से इन्होंने समझा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इतना स्टडी किया है। आलोक शुक्ला जी, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद। आलोक शुक्ला जी, सबसे पहले मेरे जो दर्शक हैं और मैं खुद भी, हमें ये आप बताइए कि मसला क्या है पूरा हसदेव का, कहाँ से शुरू हुआ और क्या मसला है और क्या इसका आने वाला परिणाम हो सकता है। देखिए, पहले हम लोग, आपने कहा हसदेव क्या है, तो हसदेव को सच में समझना ज़रूरी है। देखिए, हसदेव एक हसदेव नदी है और हसदेव नदी का जो जंगल है उसको कहते हैं हसदेव अरण्य एरिया, और ये उत्तर छत्तीसगढ़ में 1700 वर्ग किलोमीटर का एक घना वन इलाका है। और ये हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता भांगो बांध का कैचमेंट है। ये इकलौता एक जो वन इलाका है जो कि मध्य भारत का समृद्ध है और मध्य प्रदेश के कान्हा से लेके अचानक माल छत्तीसगढ़ के और झारखंड के पलामू के जंगलों को जोड़ता है। अभी भी ये है कि वो कनेक्ट कर रहा है फॉरेस्ट एरिया को। 2010 में इस पूरे वन इलाके को नोगो इलाका घोषित किया गया था। नोगो का मतलब ये था क्योंकि एक कोल फील्ड भी है। हम जिस जगह खड़े हैं इसके नीचे कोयला है और छत्तीसगढ़ में करीब 5000 मिलियन टन कोयला है। अच्छा। पूरे छत्तीसगढ़ में 55,000 मिलियन टन, उसका लगभग 10% से भी कम कोयला यहाँ पे मौजूद है और इसीलिए एक कोल फील्ड भी है। और हम देखते हैं जब कोयला नीचे खनिज हो तो एक पहचान उसकी कोल फील्ड से हो जाती है। लेकिन हसदेव जमीन के ऊपर बहुत समृद्ध इलाका है। तो जो नोगो इलाका घोषित किया गया था, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने ये पाया कि ऐसे वन इलाके जहाँ कोयला है लेकिन वो समृद्ध वन इलाके हैं, उनको खनन से मुक्त रखा जाए और उनको नोगो इलाके घोषित किया जाए। हसदेव पूरा का पूरा इलाका नोगो था। 4-5 उसके पैरामीटर थे। एक, वनों की घनत्व था। दूसरा, उसमें उपलब्ध समृद्ध जैव विविधता। तीसरा, जो हाइड्रोलॉजी, उन जंगलों पहाड़ों से निकलने वाली विभिन्न जल स्रोत और वन्य प्राणियों की उपस्थिति, जो पूरा एक बायोलॉजिकल और इको सेंसिटिव इलाके के रूप में होने के कारण पूरे हसदेव को नोगो इलाका घोषित किया गया और खनन से मुक्त किया गया। और यहाँ पे करीब 23 कोल ब्लॉक आवंटित हैं। लेकिन मतलब छत्तीसगढ़ में कि हसदेव में? अच्छा, हसदेव में कुल 23 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई हैं। उन 23 कोल ब्लॉक 2010 के पहले आवंटित भी थे, लेकिन खनन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई क्योंकि नोगो 2010 में डिक्लेयर हुआ। लेकिन खनन कंपनियों के दबाव के कारण 2012 में यहाँ पहली स्वीकृति उसी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई, पलसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान, जो हमारे सामने है। ये कोयला खदान राजस्थान सरकार की खदान है और इसका खनन का जो ठेका है, मतलब ठेका नहीं कहना चाहिए, एक तरीके से मालिकाना हक है एमडीओ के तहत, वो है अडानी कंपनी के पास। और अच्छा, ये जो चल रहा है, ये एक बार उस खदान को दिखाने की कोशिश करें, उस किनारे पे दिखें तो हल्का से आप देखे होंगे, तो ये अडानी का है। ये राजस्थान का है, लेकिन अडानी का जो है संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाई गई है। अच्छा। पलसा केते कॉलोनीज लिमिटेड, जिसमें 74% शेयर अडानी का है और उसके बाद फिर जो है अनुबंध खनन का जो है वो भी अडानी के पास। मतलब आप एक समझिए कि एक तरीके से ये मालिकाना हक अडानी के पास आ गया, क्योंकि इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, सारा कुछ, और खनन करना और कोयला सप्लाई उसी को करना है। तो 2012 में इसको स्वीकृति दी गई ये कहते हुए कि ये फ्रिंज है, किनारा है, ये मेन हसदेव एरिया नहीं है। और 2012 में स्वीकृति के बाद इसमें खनन शुरू हुआ। 2 चरणों में खनन होना था।
पहले 15 सालों में 140 मिलियन टन कोयला, पहले 15 सालों के खनन के उपरांत उसका पुनः फॉरेस्टेशन होने के बाद फिर दूसरे चरण में खनन होना था, जो कि 1400 के आसपास कुल एरिया था 2028 के बाद। ये इसकी प्लानिंग थी और जब इसको स्वीकृति दी गई तब उसी के वन स्वीकृति में ये भी जयराम रमेश ने कहा कि पलसा ईस्ट केतेवासन के अलावा हम मुख्य हसदेव को खोलने अब किसी भी खदान को स्वीकृति नहीं दी जाएगी, बस इसे ही दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो है उसके अगला पलसा कोल ब्लॉक ये उसके बाद शुरू हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि जो ये खदान चल रही है पलसा ईस्ट केतेवासन, इसकी जो वन स्वीकृति दी गई थी MOF के द्वारा वो वन सलाहकार समिति की सिफारिश के विपरीत दी गई थी। अच्छा। वन सलाहकार समिति 2011 में आई थी, उसने कहा कि यहाँ माइनिंग होनी ही नहीं चाहिए। खनन कंपनी के दबाव में वन सलाहकार समिति के विपरीत जाके ये निर्णय मंत्रालय ने लिया था, जिसको 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। और इस खदान की आज भी कानूनन वन स्वीकृति नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे ये खदान चल रही है। अच्छा, स्टे पे चल रही है। स्टे पे चल रही है। ओके। इसकी अभी भी कानूनन वन स्वीकृति इस खदान की नहीं है और इसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई, 10 से 15 मिलियन टन हो गया, 15 से 18 मिलियन टन हो गया। और जो दूसरा चरण जो 2028 में शुरू होना था उसकी अनुमति भी अभी हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये कहा प्रथम चरण में जो 140 मिलियन टन कोयला निकालना था, आज दिनांक तक 82 मिलियन टन कोयला निकला है। बाकी का 58 से 60 मिलियन टन कोयला कहाँ है? कंपनी ने कह दिया है कोयला खत्म हो गया। अच्छा। इस सवाल को ना राजस्थान सरकार पूछ रही है, ना छत्तीसगढ़ सरकार पूछ रही, ना केंद्र पूछ रही कि जब अप्रूव माइनिंग प्लान में 140 मिलियन टन कोयला निकलना था, 82 निकला है, तो बाकी कोयला कहाँ है? लेकिन उसको पूछे बिना ही आपने दूसरे चरण की अनुमति दे दी। तो ये जो दूसरे चरण की अनुमति दी गई है, इसमें 2.5 लाख पेड़ कटेंगे और एक घाट वर्ला गांव पूरी तरीके से विस्थापित होगा। अच्छा। हम जिस जमीन पर खड़े हैं ये है पलसा कोल ब्लॉक का इलाका है। ये नई कोल ब्लॉक है, 2014 में आवंटित हुई, ये भी राजस्थान को आवंटित हुई और इसका MDO अनुबंध भी अडानी के पास है। 2014 में, क्योंकि हमें पता है कि 2014 के पहले कोल गेट में साले कोल ब्लॉक निरस्त हुए थे, हसदेव के भी हुए थे। जब पुनः आवंटन की बात आई तो हसदेव की ग्राम सभाओं ने, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित इलाका है, ग्राम सभाओं के पास ये तमाम अधिकार सुरक्षित हैं कि वो नहीं चाहेंगे तो कोई परियोजना नहीं हो सकती। हसदेव की 20 ग्राम सभाओं ने 2014 में ये प्रस्ताव किए कि हम किसी भी खनन की अनुमति नहीं देंगे, ना ही हम चाहेंगे खनन हो, इसीलिए आप किसी कोल ब्लॉक का आवंटन मत करिए। जब पहले ही ग्राम सभाओं ने बोल दिया कि हम खनन की इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर आपने कोल ब्लॉक के आवंटन क्यों किए? बावजूद 7 कोल ब्लॉक के आवंटन हुए। पलसा ईस्ट केतेवासन यथावत राजस्थान को गया। पलसा कोल ब्लॉक, ये नया कोल ब्लॉक मिल गया राजस्थान सरकार को, और इसके बगल में एक और कोल ब्लॉक है केते एक्सटेंशन। ये चारों कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार को दिए गए और राजस्थान ने इनको मालिकाना हक अडानी को सौंप दिया। अच्छा। और 2014 के बाद से इस पलसा कोल ब्लॉक को भी शुरू करने की कोशिश हो रही है। 2014, 2017, 2018 में 3 बार हसदेव के जो प्रभावित ग्राम सभाएं हैं, इन्होंने विरोध किया कि हम खनन की इजाज़त नहीं देंगे। 2018 में ग्राम सभा का एक फर्जी प्रस्ताव बनाया गया। ग्राम सभा हुई लेकिन खनन की कोई चर्चा नहीं हुई। अडानी कंपनी और जिला प्रशासन के लोगों ने उदयपुर के रेस्ट हाउस में जाके एक प्रस्ताव लिखवाया कि खनन की अनुमति दी जाती है। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला, गांव के लोगों ने थाने में सूचना दी, कलेक्टर को सूचना दी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। आज तक कोई उसकी जांच नहीं हुई। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी वन भूमि का जो डाइवर्जन है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया वन अधिकार कानून 2006 के तहत पूरी नहीं होती है और ग्राम सभा लिखित में सहमति नहीं देती है। जब ग्राम सभाएं कह रही हैं कि हमने कोई भी सहमति नहीं दी है आज तक, फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव है, आप विश्वास करेंगे 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण होती है, नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। 26 दिसंबर को हसदेव का डेलीगेशन मिलता है और मुख्यमंत्री से बोलता है कि पिछली सरकार में फर्जी ग्राम सभा हुई, इसकी जांच और कार्रवाई की जाए। आज दिनांक तक जांच कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इसी हसदेव अरण्य में 2015 में स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा कि हम आपके संघर्ष के साथ हैं, आदिवासियों की कीमत पे कोयला नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने जो है उस वादे को तो पूरा नहीं किया।
पिछले सरकार में जो फर्जी कार्रवाई हुई हैं उनकी जांच तक मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इसी हसदेव के अंदर एक नई पतुरिया गिदमुड़ी कोल ब्लॉक का MDO अनुबंध छत्तीसगढ़ सरकार ने अडानी को दे दिया। और 2014 से लगातार हसदेव के लोग आंदोलनरत हैं। 2014 से इस परसा कोल ब्लॉक की पहली जनसुनवाई इसी ग्राउंड में हुई थी, जहां पे लोगों ने इसका तंबू नहीं लगने दिया था। इतना भारी विरोध किया था। और परसा कोल ब्लॉक को बचाने, क्योंकि ये 1252 हेक्टेयर का कोल ब्लॉक है, इसमें लगभग 2 लाख पेड़ काटे जाने वाले हैं। 2 गांव पूरी तरीके से विस्थापित होंगे, एक मोहल्ला विस्थापित होगा, 1000 लोग सीधे प्रभावित होने वाले हैं, सीधे विस्थापित। और अप्रत्यक्ष प्रभाव तो हम जानते हैं कि खनन के क्या होते हैं। और उन गांव वाले पिछले 2014 से लगातार आंदोलनरत हैं। फर्जी ग्राम सभा की जांच और कार्रवाई के लिए 2020 में 75 दिनों तक लोगों ने धरना किया। प्रशासन का कोई एक व्यक्ति सुनने नहीं आया और फर्जी ग्राम सभा के आधार पर ही वन स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। अंततः जब नहीं सुनी गई तो अक्टूबर 2021 में 2 अक्टूबर से लोग पैदल चल के रायपुर पहुँचे और 14 अक्टूबर को रायपुर पहुँचे, 300 किलोमीटर पैदल चले, गवर्नर से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। गवर्नर ने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को कि जब तक ग्राम सभाओं की जांच नहीं होगी तब तक जो है कोई भी कार्रवाई आगे ना बढ़ी जाए। दुखद रूप से राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने परसा कोल ब्लॉक की अंतिम वन स्वीकृति 21 अक्टूबर को जारी कर दी। और 6 अप्रैल को अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने धारा 2 के तहत 1980 के वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के तहत आदेश जारी कर दिया। आज तक उस फर्जी ग्राम सभा की जांच नहीं हुई। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मुझे लगता है जानना चाहिए, कि यहाँ ग्राम सभाएं चूंकि एकजुट हैं और वो नहीं चाहती कि इस जंगल का विनाश हो। यहाँ पे ग्राम सभाओं को बाईपास करने के लिए 1957 के कोल बेलिंग एक्ट को लगाया गया। और कोल बेलिंग एक्ट से लैंड एक्विजिशन करवाया जा रहा है और ये कह दिया गया कि कोल बेलिंग एक्ट में पैसा कानून एप्लीकेबल नहीं है। जो कांग्रेस सरकार भाषण देती है, कांग्रेस के जो राहुल गांधी बाल बाल बोलते हैं कि 2013 का हमने आदर्श कानून बनाया है, उन्हीं की राज्य सरकार 2013 का कानून नहीं लागू कर रहे हैं, वो 1957 का कानून लागू कर रहे हैं और बेसलमी के साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसा कानून एप्लीकेबल नहीं होता। अभी तक यहाँ के 75% लोगों ने जो प्रभावित मुआवजा नहीं लिया है, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन उस मामले में भी राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, ना ही आपने फर्जी ग्राम सभा के मामले में कुछ किया। एक तरीके से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलकर आपने खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो ये समझना चाहिए कि जंगल बचना क्यों चाहिए। ये जंगल सिर्फ 2 गांव का मामला नहीं है। हाँ, मैं देख रहा हूँ नागपुर में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, दिल्ली में भी लोग कर रहे हैं। आज के समय जब जलवायु परिवर्तन इस धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने का संकट बन गया है, जिस जगह पूरी दुनिया जो है फॉसिल फ्यूल से पीछे आ रही है, तब हम उन जंगलों को जाड़ रहे हैं जिनको स्वयं 2010 में नो गो इलाका घोषित किया गया कि खनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खनन होगा क्या पर्यावरण के गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। ये प्राकृतिक साल के वन हैं, खत्म हो जाएंगे। ये हाथी का इलाका है। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व से 16 जिले प्रभावित हैं। 3 सालों में 45 हाथी मारे गए हैं, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और 2020 में ही एक WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि केंद्र सरकार का एक संस्थान है, उसने इस पूरे वन क्षेत्र की अध्ययन किया है और उसने ये कहा है कि हसदेव में परसा ईस्ट को भी नियंत्रित माइनिंग होनी चाहिए। परसा ईस्ट के अलावा अन्य कोई भी खनन परियोजना की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। यदि आपने स्वीकृति दी तो छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व के संकट को आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया और परसा ईस्ट केतेवासन के दूसरे चरण को अनुमति दी गई और परसा कोल ब्लॉक को दी गई। यदि ये खनन हुआ, ICFR और WII ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, राज्य सरकार ने स्वयं इस बात को कहा है, क्योंकि इसके बगल का जो केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक है, केते एक्सटेंशन का जब भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ तो भूपेश सरकार ने ही 2020 में कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि केते एक्सटेंशन की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोका जाए, क्योंकि हम इसको लेमरू एलिफेंट बना रहे हैं। और यदि खनन यहाँ हुआ तो हमारा जो डैम है और जो बांगो डैम है वो ख़त्म हो जाएगा। 2012 में परसा ईस्ट केतेवासन के प्रथम चरण में खनन की अनुमति दी गई थी 781 हेक्टेयर में।
और जब ये माइनिंग हो जाता है, इसमें फॉरेस्टेशन हो जाता है, तब ये बाकी 1138 और बाकी राजस्व मिला के 1500 हेक्टेयर में माइनिंग होना था। केते एक्सटेंशन उसके बगल में कोल ब्लॉक, ये 2012 में राजस्थान को मिला, और ये है पलसा कोल ब्लॉक। अभी जो अनुमति दी गई है वो इसके द्वितीय चरण की, जो 2028 में ये माइनिंग होनी थी, उसकी स्वीकृति अभी दे दी गई है। और ये पलसा कोल ब्लॉक है। पलसा कोल ब्लॉक में 2 लाख पेड़ कटेंगे, 1252 हेक्टेयर की ज़मीन है, और इस कोल ब्लॉक में जो है वो 2 गांव पूरी तरीके से लगभग 1000 लोग विस्थापित होंगे। इसमें 2.5 लाख पेड़ कटेंगे, और 2.5 लाख पेड़ कटने के साथ 1 गांव पूरी तरीके से विस्थापित होगा। मतलब ये कटने वाले 2 और 2.5 मतलब 4.5 लाख पेड़ कटने की अनुमति हो चुकी है। 300 पेड़ काट दिए गए हैं रातों रात, जिसको लोगों ने विरोध किया, और जब ये चालू हो जाएगा तो ये कहते एक्सटेंशन होगा। अच्छा। और इसके बाद यही मामला रुकने वाला नहीं है। इसके बगल में ताला कोल ब्लॉक है। इस कोल ब्लॉक को भी धीरे से या तो छत्तीसगढ़ सरकार अलॉट करके अडानी को देगी, अडानी लेगा, और ये पूरा कोयले का पैच, और ये पूरा इलाका एक समय छत्तीसगढ़ सरकार ने पलसा ईस्ट केतेवासन को छोड़ के बाकी पूरे हिस्से को लेमलू हाथी रिजर्व में शामिल किया था। यहाँ की पलसा कोल ब्लॉक के हरिहरपुर, फतेहपुर की ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लिए गए। अच्छा। कि लेमलू हाथी रिजर्व में शामिल होगा। ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लेने के बाद अडानी कंपनी के दबाव में इस पूरे एरिया को लेमलू से बाहर कर दिया गया। अच्छा। खनन के लिए। तो ये है मसला। तो क्या लग रहा है भैया कि ये जितना ये जो चल रहा है, कांग्रेस कोई विधायक नहीं आ रहा है, पब्लिक को कोई सुन नहीं रहा है, और क्या लगता है कि ये आंदोलन सफल होगा और आगे चल के इनकी मांगें पूरी होंगी, रोका जाएगा इस खनन को? देखिए, हसदेव के आंदोलन की एक खूबसूरती है, संविधान इजाज़त देता है आदिवासियों को अपने जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए। हसदेव के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से संविधान और कानून का इस्तेमाल करके पिछले 10 सालों से अपने इस जंगल ज़मीन को बचा के रखे हुए हैं, और उस लड़ाई को आज भी उसी जज्बे और ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसी एक गांव की नहीं है, क्योंकि यहाँ 23 कोल ब्लॉक हैं। लोग जानते हैं कि यदि एक खदान खुलेगी तो कल अगली खुलेगी, और इसीलिए पूरे हसदेव के लोग मिलकर लड़ रहे हैं कि ये पूरे हसदेव आलन को बचाने का मामला है। जो मैंने आपको कहा था कि WII ने तो कहा कि भाई मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा, खुद सरकारी ये दस्तावेज हैं कि यदि यहाँ जंगल कटा तो यहाँ के डिफॉरेस्टेशन से जो सॉयल इरोजन होगा उससे मिनी माता बांगो डैम का जल भराव क्षमता कम होगा, जिससे 4 लाख हेक्टेयर जांजगीर की सिंचाई क्षमता पर असर होगा। तो हसदेव का जंगल का विनाश आज की डेट में सिर्फ यहाँ के विनाश का मसला नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़, क्योंकि ये जो जंगल है ये पूरे देश के मानसून को भी नियंत्रण करता है। तो यदि यहाँ का जंगल विनाश हुआ, इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए आज हसदेव का जो मुद्दा है, आप देखेंगे कि चाहे वो रायपुर में बैठे लोग हों, बिलासपुर में बैठे लोग हों, दिल्ली में बैठे लोग हों, तमाम देश भर से लोग अब इस लड़ाई को अब समझ रहे हैं और हसदेव में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि नहीं, इन इलाकों को ख़त्म नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है कि COP26 हुआ, मोदी सरकार ने उसमें का प्रतिबद्धता जताई कि 2030 तक हम अपने 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ले लेंगे। जब 2030 में आप 50% रिन्यूएबल एनर्जी से लेने वाले हैं, मतलब कोल का हिस्सा कम होगा। तो जब कोल का हिस्सा कम होगा और आप पहले ही आपके पास आज देश में कोयला संकट नहीं है, कोयले का उत्पादन भरपूर है, प्रॉब्लम प्रबंधन का है, परेशानी जो है आपका पॉलिसीज का है, तो क्यों आप हसदेव जैसे उन समृद्ध इलाकों को उजाड़ रहे हैं? यदि आखिरी विकल्प होता तो आप सोचते कि भाई अब कहीं कोयला नहीं है, यहाँ उजड़ना है। ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे मिनिमम नुकसान के साथ जंगल जहाँ नहीं है, आप यदि कोयला एक तो निकलना नहीं चाहिए क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प हैं आज देश में, आप नहीं होते तो अलग मुद्दा होता। बावजूद उसके आपके पास ऑलरेडी कोयले का उत्पादन हो रहा है। आप कोल इंडिया के SECL की कोयला खदान है कोलबा में, गेओरा, दीपिका, उनकी कैपेसिटी आप डबल कर दी है, 40 मिलियन टन से 70 मिलियन टन हो गया। तो जब वहाँ से कोयला निकल रहा है तो आप हसदेव जैसे जंगलों से कोयले की ज़रूरत क्या है? अच्छा, रिन्यूएबल वाली जो आप बात कर रहे हैं तो क्या है उसका ऑप्शन? रिन्यूएबल एनर्जी आज पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के ऊपर जा रही है। कई ऐसे देश हैं जो लगभग अपनी मैक्सिमम बिजली जो है रिन्यूएबल से ले रही हैं। और जो COP26 में हुआ था, जो फेज़ आउट था कि हम
कोल से विड्रॉ करेंगे और हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे। हालांकि उस शब्द को फेज डाउन में बदल दिया गया और भारत सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है कि 2070 तक हम नेट जीरो होंगे। 70 तो बहुत लंबा समय है, तब तक तो कोयला ही आप पूरा ख़त्म कर लेंगे, लेकिन 2030 तक जो आपने 50% रिन्यूएबल की बात की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि 2014 से लेकर 2022 तक आपने जो कोल ब्लॉक आवंटन किए हैं उनकी क्षमता लगभग 580 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन की है। कोल इंडिया ने खुद ही 1 बिलियन टन कोयले उत्पादन की बात कही है। यदि उन खदानों में आप हसदेव के 20 मिलियन टन को छोड़ भी दें तो लगभग 550 मिलियन टन की कैपेसिटी तो आप पहले ही अलॉट कर चुके हैं आप उसमें से, और 1500 मिलियन टन कोयला। लेकिन दूसरी तरफ आप कोल इंडिया ने कहा है कि ऑपरेशनल कोल ब्लॉक से ही हमारी कोल ब्लॉक जो है कोयले की ज़रूरत पूरी हो रही है, तो हसदेव जैसे इलाकों को उजाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया आप ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं तो आपने तो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करके रखे होंगे, मतलब तथ्यात्मक तौर पे बता रहे हैं। क्या लगता है कि वजह क्या होगी इसके पीछे, मतलब फिर इसके पीछे क्या चल रही है, क्या राजनीति चल रही है आपके हिसाब से अगर कुछ? कोयले की काली कमाई। अच्छा, जो मसला है, देखिए ये जो कोयला है ये बेसिकली राजस्थान के कोयले संकट का सवाल नहीं है। राजस्थान के पास कोयले के विकल्प हैं। आप ही से एक सवाल पूछता हूँ कि ये खदान है, इस खदान से तो अभी कोयला गया नहीं है, ये ब्लॉक है, अभी खदान नहीं हुआ है तो गांव है। इस गांव के नीचे का कोयला नहीं निकला। जिस कोल ब्लॉक से कोयला निकला ही नहीं है अभी तक, उसका कोयला संकट राजस्थान में कैसे हो गया? ठीक है, क्योंकि आपके पास तो पावर प्लांट है। हाँ। पावर प्लांट आज भी चल रहे हैं। जो पावर प्लांट चल रहा है उनको कहीं ना कहीं से तो कोयला जा रहा है। तो पल्सा नहीं चलने से आपका कोयले का संकट कैसे खड़ा हो गया? दरअसल ये संकट जो है राजस्थान के कोयले का संकट नहीं है, ये संकट जो है अडानी के मुनाफे का सवाल है। 2018 में कालवा मैगजीन ने एक रिपोर्ट की थी। कालवा मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो पल्सा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक है, जो अडानी कंपनी से राजस्थान कोयला ले रहा है, वो प्रति टन 275 से लेकर 400 रुपये अतिरिक्त भुगतान कर रहा है। मतलब कोल इंडिया उसी ग्रेड का कोयला जिस दल पे राजस्थान को पहुंचा के देगा, उससे ज़्यादा भुगतान अडानी को किया जा रहा है। अच्छा, राज्य सरकारों को 100 रुपये की रॉयल्टी पे कोल ब्लॉक इसीलिए दिया जाता है ताकि कंज्यूमर को सस्ते में कोयला मिले। जब आपको कोल इंडिया से महंगे दल पे कोयला लेना है तो फिर आपको कोल ब्लॉक देने की ज़रूरत क्या है? आप कोल इंडिया से ले लीजिए। तो सवाल यहाँ हजारों करोड़ के मुनाफे का है। मैंने आपको जो पहले चर्चा में कहा कि 140 मिलियन टन कोयला निकलना था, निकला 82 मिलियन टन इनके हिसाब से। नहीं, इन्होंने डॉक्यूमेंट ही में ही कहा। इन्होंने कहा कि बाकी कोयला निकल नहीं पा रहा है, वो बेंचेस में दब गया और ऐसा वैसा दब गया। तो आपका फिर माइनिंग प्लान फर्जी था। आपके ऊपर तो FIR होनी चाहिए। और यदि माइनिंग प्लान फर्जी नहीं था, एग्जैक्टली, और माइनिंग प्लान अप्रूवल था, तो फिर कोयला कहाँ गया? कोयला दरअसल कहाँ गया उसका जवाब ये है, राजस्थान सरकार और अडानी के बीच का अनुबंध है कि ये जो लिजेक्ट कोयले के नाम पे 4000 किलो कैलोरी के ऊपर का कोयला अच्छा कोयला माना जाएगा, उसके नीचे का कोयला है वो लिजेक्ट माना जाएगा। और 30% तक का कोयला राजस्थान सरकार का जो माइनिंग का कोयला वो अडानी अपने पास रखेगा, वो उसकी संपत्ति है। अच्छा, उस पे राजस्थान का कोई क्लेम नहीं है, वो उसको मार्केट में बेचेगा। और लिजेक्ट कोयले के नाम पे अच्छा कोयला पूरा निकाल के माइनिंग का बेचा गया है। तो एक तरफ आप मार्केट दर से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ लिजेक्ट का खेल है। तो ये मुनाफे का खेल है और इसीलिए अडानी के जो मुनाफे के लिए जो है वो सारी सरकारें, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, अडानी के मुनाफे के लिए, हसदेव को बचाने के लिए, उजाड़ने के लिए एकजुट हैं ये। क्यों? क्योंकि बीच में अडानी है। अडानी अब बीच में पैसा है, बीच में, क्योंकि चुनावी फंड भी लेना है। बिल्कुल। तो कुल मिला के मसला ये है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, काहे से कि जब कोई कांग्रेसी बड़ा नेता मंच पे खड़ा होता है तो बोलता है कि अडानी और अंबानी जो है मोदी की प्रॉपर्टी है, मोदी के नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन अभी आलोक भैया ने जिस तरह से बहुत डिटेलिंग में समझाया, तो ये समझ में आ रहा है कि अडानी के साथ जो फायदे का सौदा है उसमें कांग्रेस भी मलाई खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मलाई सब खा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आलोक भैया ने जो इतनी देर तक ये सारी चीज़ें बहुत तकनीकी तौर पे बताई, इतनी लंबी बातचीत में आपने जो समझा, जो मुझे समझ में आ रहा है, बहुत शॉर्ट में मुझे इसलिए समझ में आ रहा है कि ये सारा मसला इसलिए हल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाथी से मरता गरीब है, गांव उजड़ते गरीबों के हैं,
और सारी चीज़ें, सारी दुविधाएं, सारी समस्याएं आती गरीबों को हैं। ना अडानी कभी गर्मी झेला, ना कोई सरकार का बड़ा आदमी कभी गर्मी झेला, ना उनके घर से किसी के लोग को हाथी ने मारा, ना उनके घर विस्थापित हुए, ना उन्हें दबड़े जैसे छोटे मकानों के विस्थापन पॉलिसी का लाभ मिला। दिक्कत यही है कि गरीबों की सुनना कोई नहीं है, और दिक्कत यह है कि पॉलिसी भी गरीबों के लिए ही बनाई जा रही है। तो मेरा ये मानना था कि मैं आलोक भैया से बहुत डिटेल में सुनते हुए समझने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आलोक भैया ने हालांकि पूरी डिटेलिंग से बताया, नक्शा तक बना दिया कि आखिर में ये हसदेव का मसला क्या है। आगे के वीडियो में मैं आपको गाँव के लोगों से भी बातचीत कराऊँगा, बाकी लोगों से मिलवाऊँगा जिन्हें विस्थापन का लाभ मिला है, उनका जीवन कितना बदला है, क्या बेहतरीन हुआ है या दुश्वार हो गया है, ये भी दिखाऊँगा। सारी कहानियाँ देखेंगे आप बस्तर टॉकीज़ में, क्योंकि मसला आदिवासियों का है। धन्यवाद।